गाइस, वेलकम बैक टू एन अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। कोरोना की नेगेटिविटी को छोड़ते हुए प्लीज़ डू फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है। एग्ज़ाम जब भी होगा बट हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम बाद में होगा तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है तो हम अपना कंसिस्टेंसी छोड़ देंगे। छोड़िए मत, आराम से मतलब आराम से पढ़िए और अच्छे से करिए, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं हायर लेवल एक्सपेक्टेड MCQ ऑफ पेपर 2 कॉमर्स, ठीक है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ अरोरा क्लासेस कोटा, and along with it please press the bell icon so you will notified whenever I'll upload a video, okay। और इंडियन लॉजिक की भी सीरीज़ चल रही है जो पेपर 1 का हमारा मोस्ट प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है। यहीं कहीं आपको राइट साइड पे आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके उसका पार्ट 1 आप चेक कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक दैट आउट, ओके। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड MCQ की जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से हर बार 60-70 टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं कॉमर्स में जो हर बार जहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम वो करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग अ फर्दर ड्यू। सो आर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। अकाउंट से जो ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जाते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ 20 रुपीज़ ईच। यानी कि क्या किया उसने, फॉरफिटेड कर लिए 40 शेयर्स 20 रुपीज़ ईच के, ठीक है। 50 रुपीज़ कॉल्ड अप था जिन पे ऑन विच अमर पेड 10 रुपीज़। यानी कि 40 जो शेयर थे फॉरफिटेड हो चुके हैं, बी कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं, जब्त कर लिए हैं शेयर को। 20 रुपये उनकी प्राइस थी जिस पे 15 रुपये मांगे गए थे और अमर ने कितना पेड कर दिया था, अमर ने 10 रुपीज़ पेड कर दिए थे पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यानी कि पर शेयर के हिसाब से 10 रुपये उसने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के पे कर दिए थे। आउट ऑफ दीज 35 शेयर्स वर री इशू टू साकेत एट ₹13 पर शेयर। 40 शेयर थे, राइट, कितने, 20 रुपीज़ ईच के हिसाब से। 15 रुपये कॉल्ड अप प्राइस थी जिसमें से अमर ने कितने दे दिए थे, 10 रुपये अमर ने पेड कर दिए थे। अब 40 शेयर फॉरफिटेड हुए हैं तो उन्होंने क्या करा, बी जो लिमिटेड है उसने 40 के 40 शेयर रीइशू नहीं करे। उसने कितने शेयर रीइशू करे, 35 शेयर, ये दे रखा। 35 शेयर किसको इशू कर दिए, साकेत को। अमर के शेयर थे 40 जो उन्होंने साकेत को रीइशू कर दिए एट द रेट 13 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। 10 रुपये कहाँ से आ गए थे, अमर ने पेड कर दिए थे। 15 रुपीज़ कॉल्ड अप था जिसमें से 10 रुपये अमर ने पेड कर दिए थे। 35 शेयर्स वापस साकेत को 13 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रीइशू कर दिए गए थे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, दिस इज़ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग कि फाइंड आउट क्या करना होता है। देखो फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। यानी कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। दो टाइप से ये क्वेश्चन बनता है, सॉरी 3 टाइप से बन सकता है। एक तो ये बनता है कि फॉरफिटेड शेयर में कितना पैसा जाएगा, ठीक है। सेकंड बनता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। थर्ड बनता है कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद फॉरफिटेड शेयर में कितना पैसा बचा है, ठीक है। या हम कितने पे उसे री इशू कर सकते हैं जो डिस्काउंट रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज हम इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले भी मैंने करवाया हुआ है थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, देखो अब क्या है, कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा तो हमें वो चेक करना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ। बी लिमिटेड ने 40 शेयर जब्त कर लिए थे 20 रुपये के हिसाब से, जिन पे 15 रुपये मांगे गए थे। अमर ने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जब्त कर ली थी, क्योंकि जिसके जब्त हुए वो शेयर अमर के थे और जिसने फॉरफिटेड करे वो शेयर वो बी लिमिटेड था। बी लिमिटेड ने 40 शेयर जो जब्त किए थे उनमें से 35 शेयर्स वापस साकेत को रीइशू कर दिए एट द रेट 13 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है ट्रांसफ़र अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुआ है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। योर ऑप्शंस विल बी 330 रुपीज़, 200 रुपी, 280 रुपी एंड 50 रुपीज़, ठीक है। अब आंसर क्या होना चाहिए एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द आंसर। सो द आंसर विल बी, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट ट्रांसफ़र जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। यानी कि जो शेयर फॉरफिटेड में हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है वो, उसमें से हम क्या कर लेंगे, अमाउंट
अमाउंट जो हमने यूटिलाइज़ कर लिया री इशू करने के लिए, ठीक है। 35 शेयर्स थे जो हमने री इशू करे हैं, कितने के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से अमर ने पेड कर दिया था, तो हमारे पास फॉरफिटेड में कितना बचा, जितना हमने पूरा जब्त कर लिया। 35 री इशू किया है तो 35 इंटू 10 350 रुपीज़ हो जाएंगे। और अमाउंट यूटिलाइज़ कितना किया हमने 15 रुपीज़ कॉल्ड अप था और रीशू कितने पे करा था 13 रुपीज़ पे, तो इन दोनों का गैप कितना आया 2 रुपीज़ का। तो 35 इंटू 2 यानी कि हमने अमाउंट कितना यूटिलाइज़ कर लिया, 2 रुपये हमने उसमें से यूटिलाइज़ किए। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 280। 350 में से हम 70 रुपीज़ माइनस करेंगे, सो आवर आंसर विल बी 280 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। दिस इज़ रिलेटेड टू आर इंटरनेशनल बिजनेस की जो थ्योरीज होती हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट की थ्योरीज, उससे रिलेटेड है। तो आपको दो लिस्ट को मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास है गॉटफ्रीड हैबलर, एडम स्मिथ, देन वी हैव एली हैकर एंड बर्टी ऑलिन एंड डेविड रिकार्डो। देखो अब कुछ नहीं समझ में आता ना, तो और मैच द फॉलोइंग में थ्योरीज कौन सी है वो देख लो। थ्योरी ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी, देन वी हैव द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड द लास्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, ठीक है। अब हमें मैच करना है कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी। 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लो और अपने आंसर अपनी नोटबुक पे या नोट कर लो, जैसे भी आपको करना है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा इसका, बताओ आंसर क्या होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, गॉटफ्रीड हैबलर ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमें पता था कि ऑलिन हैकर और ऑलिन की जो होती है वो फैक्टर थ्योरी यानी कि फैक्टर के बेसिस पे होती है, और एडम स्मिथ ने मॉरल सेंटिमेंट्स की थ्योरी दी थी, और डेविड रिकार्डो ने थ्योरी ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट दिया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 2 स्टेटमेंट्स। हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, विच वन इज़ करेक्ट और विच वन इज़ रॉन्ग, और बोथ इज़ करेक्ट और बोथ इज़ रॉन्ग। और ऐसे स्टेटमेंट पढ़ते टाइम बहुत माइनर सी मिस्टेक भी आपके स्टेटमेंट गलत कर सकती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। चलो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब जो अकाउंटेंसी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कन्वेंशंस होती है वहाँ से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड फॉर अ कंसिस्टेंसी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मस्ट बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या, यानी कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, एक ही तरीके से जिस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल जो अकाउंट्स हैं उनको मेजर कर रहे हो वही रहना चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जितना भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सब नोटेड होना चाहिए, मस्ट बी रिपोर्टेड, यानी कि ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट अ बिजनेस एंटाइटी will continue for an indefinite period of time wherein the accounting principle will be followed for a consistent period and the revenue and expenses are recorded for a cash basis, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो बताना, अपना आंसर नोट कर लो, इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो स्टेटमेंट 1 तो सही है, ये तो हमें पता है कि कंसिस्टेंसी पीरियड है और कंसिस्टेंसी हम एक ही तरीके से मेजर करेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग कंसर्न में यहाँ तक सब कुछ ठीक था, रिकॉर्डेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, बट जब यहाँ की बात करेंगे हम तो कैश बेसिस पे नहीं होता है। वी हैव मेजर द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑन द एक्रूअल बेसिस, ठीक है। एक्रूअल बेसिस पे हम लोग करते हैं, ना कि कैश बेसिस पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ से गलत हो जाता है, बिकॉज एक माइनर मिस्टेक यानी कि एक माइनर वर्ड से आपका पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ कैश बेसिस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्रूअल बेसिस, यानी कि हम जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मेजर करते हैं इन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, वी हैव टू मेजर देम ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन कैश कॉन्सेप्ट, कैश बेसिस, ठीक है। तो स्टेटमेंट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉस डिमांड एक्सप्लेन्स दैट द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द डिमांड फॉर इट्स सब्सटीट्यूट गुड शेयर, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, क्रॉस डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है, an inverse relationship, a direct relationship, no relationship और a negative relationship, ठीक है। क्या होता है, क्रॉस डिमांड एक्सप्लेन दैट द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द डिमांड फॉर इट्स सब्सटीट्यूट गुड शेयर, यानी कि क्रॉस डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है, एक गुड्स की प्राइस और उसके सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड में कैसा
रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप, देन वी हैव द डायरेक्ट रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। आपको क्या लगता है? अपना आंसर अपने दिमाग में सेट कर लो, कॉपी में नोट कर लो या मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो देखते हैं क्रॉस डिमांड, और क्या बोल सकते हैं इसे, क्रॉस price elasticity of demand explained when the price of a good increase then the demand for its substitute increase as there exist direct relationship। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट पेज पे चलते हैं। देखो ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, चलो हम वापस स्टार्ट करते हैं। क्रॉस डिमांड क्या होता है, क्रॉस डिमांड कैसे देखते हैं। देखो क्रॉस डिमांड क्या होता है, ये एक गुड है और ये इसका सब्सटीट्यूट गुड्स है, यानी कि इसे टी मान लो और इसे कॉफ़ी मान लो। जब इसकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसकी प्राइस बढ़ी तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि किसी गुड की प्राइस बढ़ने पे उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका सब्सटीट्यूट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब टी की प्राइस हाई कर जाएगी तो कॉफ़ी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ टी की क्वांटिटी तो कम हो जाएगी। जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो लोग इसके सब्सटीट्यूट में कुछ तो लेंगे ना। यहाँ 10 रुपये की थी, ये 8 रुपये की है, ये 11 की हुई, पर ये तो अभी भी 8 की है, तो लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है क्रॉस डिमांड में प्राइस ऑफ गुड्स में और उसके सब्सटीट्यूट में। जब किसी गुड की प्राइस बढ़ती है तो उसके सब्सटीट्यूट जो गुड्स होता है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस डिमांड, या फिर क्या बोलते हैं इसे, और फिर या फिर हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिमांड, ठीक है। यानी कि उनमें दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और इसका फॉर्मूला, कितनी बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो फॉर्मूला भी ध्यान में रखो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर प्रोडक्ट ए, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। यही हुआ, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी की चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड प्रोडक्ट ए में क्या चेंज आया, यानी कि एक गुड की प्राइस चेंज होने की वजह से उसके सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइस, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू द मैच द फॉलोइंग, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू द FM यूनिट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो यूनिट है वहाँ से हमने इसे कवर किया है। सो देखो लिस्ट 1 में हमारे पास है टाइप ऑफ रिस्क, और लिस्ट 2 में उनका एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा रिस्क किस टाइप का हो सकता है। तो फर्स्ट में हमारे पास है, वी हैव बिजनेस रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, देन वी हैव द लिक्विडिटी रिस्क एंड द फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद लिस्ट 2 में वी हैव रिस्क रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क रिलेटेड टू द इनएबिलिटी टू पे ड्यूज, risk related to the purchasing power of income, risk related to the fluctuation in profit, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। लिस्ट 1 में वी हैव द टाइप ऑफ रिस्क, लिस्ट 2 में उनके एक्सप्लेनेशन हैं हमारे पास, ठीक है। चलो देखते हैं, आंसर टिक कर लो, आंसर क्या होना चाहिए। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलो देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, आंसर क्या होगा। बिजनेस रिस्क में वी हैव रिस्क रिलेटेड टू द फ्लक्चुएशंस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हम बिजनेस किसके लिए करते हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए करते हैं। वी रन आवर बिजनेस ओनली फॉर द प्रॉफिट पर्पजेज एज वेल। वी आर ऑल्सो, देर आर मैनी पर्पजेज बिहाइंड रनिंग द बिजनेस, बट द मेन पर्पज ऑफ रनिंग अ बिजनेस इज प्रॉफिट, ठीक है, टू गेन द प्रॉफिट। तो बिजनेस रिस्क कहाँ होगा, जब हमारे फ्लक्चुएशन हो रहा है प्रॉफिट में, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस रिस्क। देन वी हैव द इन्फ्लेशन रिस्क, जब परचेजिंग पावर में, कहीं भी वर्ड जहाँ परचेजिंग पावर पे बात आ जाती है वहाँ होता है इन्फ्लेशन। जब हमारे परचेजिंग पावर में ही, परचेजिंग पावर ऑफ इनकम, ठीक है, यानी कि इनकम, कोई चीज़ महंगी हो गई तो हमारी इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा। वो महंगी है पर इनकम तो उतनी ही है, तो हम उसका क्या करेंगे, डिमांड घटा देंगे, या जैसे भी हमको उसको एडजस्ट करना उस अकॉर्डिंग करेंगे। तो इन्फ्लेशन रिस्क इज़ रिलेटेड टू द परचेजिंग पावर ऑफ इनकम। देन वी हैव द लिक्विडिटी रिस्क, जब हम किसी चीज़ को पे नहीं कर पा रहे, लिक्विडिटी क्या, कैश है हमारे इन हैंड में, ठीक है, कैश इन हैंड है, पर हमारे पास लिक्विडिटी रिस्क कब हुआ, जब हमारे पास कैश इन हैंड ही नहीं है। दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू पे आर ड्यूज। तो ये हो गया हमारे पास। देन वी हैव द फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क इज रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया, वेदर इज फ्रॉम इक्विटी शेयर, वेदर इज फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर, वेदर इज फ्रॉम डिवेंचर, बॉन्ड्स, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स,
ट्रेड ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल पेपर्स, कॉमर्स ऑफ ट्रेड, देर आर मैनी थिंग। तो जब हम उनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, जब वहाँ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल रिस्क ऑब्वियसली। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 6. What are the conditions to be satisfied for the conversion of one person company? Now this question is related to our legal unit, या फिर कंपनी अकाउंट से भी मान सकते हो आप, जैसे भी अकाउंट में काउंट कर सकते हो या लीगल में भी काउंट कर सकते हो, बोथ यूनिट में इट विल कंसिस्टिंग। ठीक है, चलो देखते हैं। What are the conditions? बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो एक 1 पर्सन कंपनी होती है उसको किसी और कंपनी में कन्वर्स करने के लिए कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दिस। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाई फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 पर्सन कंपनी टू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी फ्रॉम 2 years ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन। यानी कि 2 ईयर जब हो जाते हैं, 2 ईयर्स जब उसको कंप्लीट हो जाते हैं इनकॉर्पोरेशन के, तब अगर वो कंपनी अपनी 1 पर्सन कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाहे तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, शेयर कैपिटल एक्सीडिंग ₹50 लाख, एनुअल टर्नओवर अबाउट 2 करोड़, ईदर 1 और बी और बोथ ए और बी। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर नोट कर लिया होगा। आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है हमारे पास। सो द आंसर इज़ कि जब भी हमें 1 पर्सन कंपनी को टू बी कन्वर्टेड इनटू अदर कंपनी विद इन 2 years ऑफ कॉपरेशन, हमें क्या चाहिए होता है, शेयर कैपिटल एक्सीड 50 लाख रुपीज़ और एनुअल टर्नओवर अबव यानी कि 2 करोड़ रुपीज़। सो आंसर क्या होगा, बोथ, यानी कि हमें दोनों चाहिए होता है। हमारी क्या होनी चाहिए, जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए और जो हमारा एनुअल टर्नओवर है वो भी 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। ये पिक भी एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्जन के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, यू हैव टू चेक दैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7. The question number 7 is related to again contract act, which is legal unit. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवैलिड ऑफर, यानी कि नॉट एन इनवैलिड दैट मीन्स वैलिड है। वो चीज़ पूछ रहा है कि वैलिड कौन सा होता है और इनवैलिड कौन सा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नॉट एन इनवैलिड यानी कि वैलिड पूछ रहा है। डिस्प्ले ऑफ एन एयर कंडीशन इन एन ऑक्शन for advertisement in a local newspaper for payment of ₹500 for finding a lost product. Then we have the option number C, which is saying an advertisement in the local newspaper regarding a sale on menswear at 50% off where the price is reduced from 2000 to 1000. ठीक है, and the option number D is R says to S, I will sell your camera where R owns 3 different cameras with a different price. ठीक है, अब ऑफर क्या होता है और इनवैलिड ऑफर और वैलिड ऑफर में व्हाट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, पहले तो हमें ये पता करना है कि यहाँ पे वैलिड ऑफर है कौन सा। ठीक है, तब वैलिड ऑफ़र हम किसे मानेंगे, एक ऑफ़र जिसमें ऑफ़र से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है डिस्प्ले ऑफ एन एयर कंडीशन इन एन ऑक्शन। ठीक है, अब सिर्फ इसने ये बताया है कि डिस्प्ले हो रहा है कहाँ पे, ऑक्शन में एयर कंडीशन का, बट व्हाट आर द प्राइजेस, डिस्काउंट रेट क्या है, कैसे कांटेक्ट करना है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक वैलिड ऑफर नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स मिस हैं। ठीक है, एन एडवर्टाइजमेंट इन ए लोकल न्यूज़पेपर फॉर पेमेंट ऑफ 500 फॉर फाइंडिंग ए लॉस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, कहाँ का प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या ऑफरिंग है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स अगेन इट्स रॉन्ग। एन एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर रिगार्डिंग अ सेल ऑफ मेंस वियर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कुछ बता नहीं रखा था कौन सा प्रोडक्ट है, यहाँ पे बता रखा है, देखो मेंस वियर 50% ऑफ वेयर द प्राइस इज़ रिड्यूस, प्राइस भी दे रखी है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, कंडीशन भी दे रखी है, 50% की सेल है, सब कुछ दिया हुआ है, दैट मीन्स इज़ अ करेक्ट वैलिड ऑफर। अब देखो इसमें भी वी डोंट हैव द प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्राइस नहीं है, तो क्या हो गया, एक जो वैलिड ऑफर होता है उसमें सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, आओ देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे वी हैव द वैलिड, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। तो वैलिड का मीन्स क्या होता है, मीट्स ऑल द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स ऑफ इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड में वी हैज़ नो लीगल इफेक्ट, वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कोई लीगल इफेक्ट में नहीं आ सकता है। वॉइडेबल यानी कि एक पार्टी ने अगर शिकायत दर्ज कर दी, कंप्लेन कर दी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है। एटलीस्ट 1 पार्टी हैज़ द ऑप्शन टू अवॉइड द इन्फोर्समेंट। अनइन्फोर्सेबल, देयर इज़ अ लीगल डिफेंस इन्फोर्समेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
An offer is said to be valid only if the complete information relating to the offer and consideration to the offer is provided. Incomplete information makes an offer void. यानी कि सब कुछ complete जो elements होते हैं एक offer से related there has to be there. ठीक है, यानी कि उन सबको वहाँ पे होना चाहिए, तभी उसे एक valid offer माना जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is question number 8. The charging of different price to the different groups of consumer is known as perfect price discrimination, first degree price discrimination, second degree price discrimination और third degree price discrimination. अब price discrimination होता क्या है, पहले तो ये समझ लो कि price discrimination क्या होता है. When we are charging different amount from different kind of person, from different kind of consumer group, for different units, for individual unit, यानी कि हम हर चीज़ के लिए हर पर्सन से हर अलग अलग टाइप की जो प्राइस चार्ज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हर टाइप के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हैव 3 टाइप्स और वी कैन से द 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, these are the 3 types of price discrimination. The first we have the first degree, second the second degree and third we have the third degree. first degree में क्या होता है ये देखो. पहले फर्स्ट डिग्री में हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए यानी कि हर एक यूनिट के लिए हम हर अलग प्राइस चार्ज करते हैं. एंड दैट मीन्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट परचेज. पीपल पे देयर ओन इंडिविजुअल विलिंगनेस टू पे, यानी कि हर एक यूनिट के लिए हम अलग प्राइस चार्ज करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट डिग्री. इन द सेकेंड डिग्री प्राइस वेरिंग बाय क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि अगर आपने 10 यूनिट ली है, मान लो एक साथ आपने 10 यूनिट ले ली, तो हो सकता है वो डिस्काउंट 1 रुपये का दे दे. 20 ले ली तो हो सकता है 2 रुपये का दे दे. 30 ले लिया, यानी कि बल्क में परचेज करने पे डिस्काउंट की रेट अलग अलग हो सकती है. दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड डिग्री. थर्ड डिग्री में वी हैव द कंज्यूमर ग्रुप्स, यानी कि अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं और इट इज़ एप्लीकेबल इन द रेलवे सिस्टम. ठीक है, जैसे रेलवे में माइनर्स के लिए अलग होती है, एज हैंडीकेप कोटा के लिए अलग आती है, उसके बाद लेडीज़ के लिए अलग आती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए देयर आर वेरी डिफरेंट प्राइजेस. तो कंज्यूमर ऑफ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए जब अलग अलग प्राइस चार्ज होती है, दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड डिग्री. और दैट इज़ व्हाट आवर क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट. द चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट ग्रुप्स कंज्यूमर इज़ नॉन एज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हम हर कंज्यूमर ग्रुप के लिए अलग से प्राइस चार्ज करते हैं. ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9. अगेन इट्स रिलेटेड टू द लीगल यूनिट. What is the maturity date of a bill payable as per the Negotiable Instrument Act 1881 drawn 50 days after cite which is presented for cite on 5th September 2019. कोई बिल जो ड्रॉन किया गया था 5th September 2019 को, कितने दिन के पीरियड पे, 50 डेज़ के पीरियड पे. 50 डेज से जोड़ोगे 5 सेप्ट, इसकी मेच्योरिटी डेट आपको फाइंड आउट करनी है. एंड आई एम गिविंग यू द प्रोसेस कि हम मेच्योरिटी डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, चलो मेच्योरिटी डेट क्या है यही हमें बतानी है. ठीक है, 25 अक्टूबर है, 28 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर है या फिर 29 अक्टूबर है. देखो 50 डेज़ है, ड्रॉ कब किया गया था, 5 सितंबर को. 5 सितंबर टू 5 अक्टूबर, दैट मीन्स कितना डेज़ हो गए, 30 डेज़. अब यहाँ से 25 अक्टूबर लाओ, दैट मीन्स इट विल कवर द 15 डेज़ पीरियड. ठीक है, यानी कि 25 अक्टूबर तक. अब जो मेच्योरिटी डेट होती है ना, उसमें हम 3 दिन और एज अ ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं. अगर यहाँ पे 25 डेज़ का पीरियड होता तो हम 3 डेज़ ऐड करके इसे 28 बनाते हैं. यहाँ पे 50 डेज़ दिया हुआ है, दैट मीन्स हम यहाँ पे 3 दिन और एज अ ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं. सभी मेच्योरिटी डेट्स में जितने भी बिल पेबल होते हैं, उनकी जितनी भी मेच्योरिटी डेट्स होती है, उसमें हम 3 दिन एज अ ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं. ठीक है, तो अब आंसर क्या होगा, 25 तक तो हमारे पास 50 डेज़ हुए, इसमें 3 दिन और ऐड करेंगे, दैट मीन्स 28 अक्टूबर इज़ आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दैट मीन्स मेच्योरिटी डेट क्या होगी, 28 अक्टूबर होगी. आई होप समझ में आया होगा. एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर. द मेच्योरिटी डेट ऑफ ए बिल्स पेबल इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग 3 ग्रेस डेज ऑफ द डेट एट विच इट्स टेन्योर इज़ गोइंग टू एंड. यानी कि जिस दिन वो मैच्योर होने वाला है, जिस दिन उसका एंड होने वाला है पीरियड का, उसमें हम 3 दिन और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं. वहाँ से हमारा क्या होता है, मैच्योरिटी डेट हमें मिलती है. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंक्लूड बोथ वेरिएबल एंड कॉस्ट
फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, यानी कि वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों किस टाइप की अकाउंटिंग में हम लोग ऐड करते हैं. शुड वी ऐड दैट इन absorption कॉस्टिंग, देन वी हैव द मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐड करते हैं या फिर नन ऑफ द अबव. आपको बताना है कि वेरिएबल कॉस्ट, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट ना, राइट, बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. तो वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट को किस टाइप के कॉस्टिंग मेथड में हम लोग ऐड करते हैं. अब्जॉर्प्शन में ऐड करते हैं, मार्जिनल में ऐड करते हैं, स्टैंडर्ड में ऐड करते हैं या फिर नन ऑफ द अबव. तो आंसर क्या होना चाहिए, देखो डिफरेंस देख लेते हैं. आंसर क्या होगा, चल, absorption costing, in absorption costing we have both fixed and variable product cost assigned to the product, ठीक है, यानी कि इसमें हम दोनों को ऐड करते हैं. और marginal costing में we only considered the fixed cost for a periodic. in marginal costing variable cost are charged to product and flexible, ठीक है, यानी कि वेरिएबल मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है उसमें सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करते हैं, जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम दोनों वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को चार्ज करते हैं. चार्ट आपकी स्क्रीन पे गिवेबल है, आप एक बार इस चार्ट को पढ़ना, अच्छे से समझना. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. उसके साथ लाइक बटन को प्रेस कर देना, अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस कर दिया करो. ऐसे भी क्या करना कि लाइक बटन ही प्रेस नहीं करते हो, ठीक है. चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे MCQs के साथ.